नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है राजस्थान सरकार के बेहद चर्चित और मेहनती मंत्री। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग की, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे अहम सवाल ये कि आप मैनेजमेंट और कॉमर्स के प्रोफेसर रहे हैं, इसके बाद शिक्षक राजनीति में आए और फिर राजनीति में। क्या आपका लक्ष्य यही था? देखिए, जब मैंने शुरू की थी शिक्षक राजनीति तब तक तो लक्ष्य के बारे में सोचा ही नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। जब मैं चेयरमैन बना शिक्षक राजनीति करते हुए और शिक्षक कार्य करते हुए 2010 में, और 2013 का मेरा कार्यकाल रहा, तो उसके बाद मैंने बीआरएस ले लिया था, क्योंकि उसके बाद वापस नौकरी में जाना बड़ा मुश्किल था। जब आप किसी एक हाइट्स पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद कॉलेज में जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो देन मैंने सोचा है कि कुछ इस पॉलिटिक्स में प्रवेश किया जाए। तो तब एक लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बना करके शिक्षक राजनीति के माध्यम से कुछ सामाजिक सरोकारों को लेकर के काम शुरू किया क्षेत्र में। और इसमें निश्चित रूप से राजनीति में लाने का जो श्रेय जाता है, बड़ा मैं तो बार बार स्पष्ट कहता हूँ, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जाता है। कैसे मुलाकात उनकी हुई, कैसे आपको लगा कि राजनीति में मैं शिक्षक राजनीति किया करता था जब पहली बार गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने थे। शिक्षक राजनीति किया करते थे, हम विभिन्न मांगों को लेकर के धरने भी दिया करते थे, उनके पास जाया करते थे। तो उन्होंने ही जब संपर्क में आए, तो उनके संपर्क में मैं करीब 2002-03 में आया, और उस दौरान उनसे चर्चा होती रहती थी, और ये चलता रहता, ये क्रम चलता रहा। बाद में दोबारा भी बने तो भी यही शिक्षक राजनीति का क्रम चलता रहा। शिक्षक समस्याओं का समाधान करवाने के लिए हम बार बार धरने हड़ताल भी किया करते थे। तो उस दौरान उन्होंने कुछ इस संपर्क में आए, तो जब हम शिक्षक राजनीति करते थे तो किसी भी व्यक्ति से संपर्क बन भी जाते हैं, तो उस दौरान संपर्क किया, उन्होंने मेरी क्षमताओं को देखा। प्रदेश में हम घूमते थे, और एक भारतीय संविधान में जो मूल्यों की व्यवस्था है उसके लिए भी हम बहुत सारी सेमिनार विचार गोष्ठियाँ किया करते थे। तो शायद उनको ये लगा और उनके संपर्क में आया। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का, एनजीओज़ का निर्माण हुआ, उसमें काम किया। तो उस दौरान उनसे जब एक बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और वही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरा 2001 और 2 का, क्योंकि उससे पहले मैं भरतपुर में था। करीब लगभग 18 वर्ष मैंने शिक्षण कार्य किया वहाँ, 1982 से लेकर के और 2000 तक। वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं जयपुर शिफ्ट हुआ, और वो टर्निंग पॉइंट ऐसा था जो मेरे जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्हीं को श्रेय जाता है राजनीति में लाने का। अच्छा, शिक्षक बनना, एक नौकरी हो प्रॉपर, एक स्मूथ लाइफ चले, ये हर कोई चाहता है, वो भी नहीं मिल पाती, लेकिन लोग कोशिश करते हैं। 18 साल की नौकरी करना, इसके बाद शिक्षकों के हितों की लड़ाई आपने बहुत लड़ी है। रुकटा की अगर हम बात कर ले तो खासतौर से कैसे ये आया दिमाग में कि भाई सबको के हितों में ये हमारे लिए सही है और शिक्षक का इससे हित होगा और इसके लिए लड़ाई लड़नी है, ये कैसे माइंड सेट हुआ आपका? देखिए, जब मैं 1982 में लेक्चरर बना था, 10 अगस्त 1982 को मैंने ज्वाइन किया था, उस दौरान आपको ताज्जुब होगा कि 84 में ही 84-85 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हो गया रुकटा का। चुनाव के द्वारा अधिवेशन हुआ करते थे, तब मैं भरतपुर में पोस्टिंग था, जॉइंट सेक्रेटरी हो गया। तो टीचर्स का जो एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ थी, उससे पहले छात्र जीवन में मैंने चुनाव लड़े हैं। उससे पहले मैंने डिपार्टमेंटल इलेक्शन लड़े। जनरल सेक्रेटरी का मैंने चुनाव 78-79 में एमकॉम में यहाँ कर रहा था, तब मैंने लड़ा। उससे पहले मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था बीकॉम में, तब भी जब उस टाइम जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ करता था छात्र संघ अध्यक्षों का, तो उस टाइम भी मैं जो है CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना था। तो एक कह सकते हैं कि कुछ लीडरशिप कई बार बॉर्न भी होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, और शिक्षक संगठनों में काम करना वो मेरा एक माध्यम बना। माध्यम इस सेंस में कि उसमें बहुत कुछ सीखा मैंने। जो भी एक व्यक्तित्व में जो भी कुछ कह लें निखार आया, वो शिक्षक राजनीति के दौरान आया, और पूरा राजस्थान घुमा है मैंने। उस दौरान मैं लगभग 9 साल जनरल सेक्रेटरी रहा लगातार। उस दौरान पूरे राजस्थान को देखने का, कॉलेजेस में जाने का मौका मिला। शिक्षक राजनीति करते हुए एक पॉजिटिव राजनीति की मैंने हमेशा। संवादों के जरिए, विचार विमर्श के जरिए, मीटिंग्स के बारे में मैंने समस्याओं का समाधान करवाया। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत थे दूसरी बार, तो एक बहुत बड़ा काम करवाया था, और सिंगल हैंडली करवाया था। कोई हड़ताल नहीं, कोई धरना नहीं। जो अनुदानित कॉलेज और अनुदानित शिक्षण संस्थान थे, वहाँ शिक्षक काम करते थे, उनका बहुत शोषण होता था। उन सब लोगों का समायोजन सरकारी सेवा में मैंने करवाया था। यानी ये शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन इस तरह से सक्रिय राजनीति में आना, इसका श्रेय आप मुख्यमंत्री को देते हैं? हाँ, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊंगा, MLA बनूंगा, मंत्री बन जाऊंगा, ये कभी नहीं सोचा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में चलती रहती है चीज़ें। जब आप राजनीति में सक्रिय रहते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। और आप जानते हैं कि जब दिसंबर 2018 में चुनाव हुए, उस दौरान जो है नेचुरली
कांग्रेस संगठनों से जुड़ा रहा, लेकिन वो सीट जो है गठबंधन में दे दी गई, तो कांग्रेस और लोकदल का मैं संयुक्त उम्मीदवार बना, पहली बार एमएलए बना, और गठबंधन के थे राजनीति। और उस दौरान क्योंकि आपको मालूम है कि कांग्रेस का जो उस वक्त रिजल्ट आया था 99 कांग्रेस के एमएलए थे, एक 100वां मैं था, उस दौरान ये मौका भी मिला और एक मौका अवसर मुझको मिला कि मंत्री भी बना। भरतपुर से आप आते हैं, भरतपुर में कहा भी जाता है कि जो वैश्य हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं जाते, कैंडिडेट आप थे, आपके साथ गए, आपने जीत दर्ज की, ये कैसे संभव हुआ है? देखिए, मैंने जो इतना राजनीति को देखा है और समझा है, और अभी भी मैं समझ रहा हूँ राजनीति को, उसमें मेरा मानना यह है कि अगर व्यक्ति सामाजिक मुद्दों को, आर्थिक मुद्दों को या उनके क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के काम करता है, संपर्क बनाए रखता है, संवाद बनाए रखता है और एक होप क्रिएट करता है, एक होप, लोगों को आशा, तो मैं समझता हूँ एक मौका मिलता है। वर्तमान में जब मैंने चुनाव लड़ा उस वक्त, तो 3 लगातार चुनावों से वहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे थे, तो 15 साल लगातार हो रहे थे, तो लोगों में एक निराशा थी, तो एक विकल्प उन्होंने देखा। मैं क्योंकि चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन था, उस दौरान भी मेरा संपर्क संवाद रहे, भरतपुर की गलियां गलियां मैंने देखी हुई थी, तो एक ग्रामीण परिवेश भी था। और जहाँ तक वैश्य कम्युनिटी का सवाल है, लोग कहते हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। कोई भी जाति आज की राजनीति में किसी भी दल से बंधी हुई नहीं है। अब इतनी अवेयरनेस आ गई है, इतनी जागृति आ गई है लोगों में कि वो ये देखते हैं कौन सा दल और वो व्यक्ति, जो दल जिस व्यक्ति को खड़ा कर रहा है वो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगा, नहीं उतर पाएगा। हो सकता है कि इस आशा में वो आपको वोट भी देते हैं और एक बार बन भी जाते हैं, लेकिन दूसरी बार आप जब ही जीत पाओगे जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाओगे, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो करीबी माने जाते हैं, चेहरे माने जाते हैं ऐसे जो मुख्यमंत्री के साथी, लेकिन बेहद करीबी सुभाष गर्ग भी माने जाते हैं। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? लोग ऐसा मानते हैं बाड़ेबंदी के दौरान भी पर्दे के पीछे सही लेकिन मजबूती से आप डटे रहे और बहुत सारे ऐसे काम जो कांग्रेस के लिए हेल्पफुल थे वो आपने किए। देखिए, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, मुख्यमंत्री लोग एक औरा बना देते हैं कि मुख्यमंत्री का खास है, मुख्यमंत्री इसकी मानते हैं। मैं इसको नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। और मैं कभी ये दावा भी नहीं करता कि मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे बेहद करीबी आदमी हूँ। जो टास्क अगर देते हैं, कोई भी पॉलिटिकल टास्क है, कोई नॉन पॉलिटिकल टास्क है, वो उसका पूरा मैं करता हूँ। और मैं बेसिकली पृष्ठभूमि मेरी शिक्षक की रही है, और शिक्षक होने के नाते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील हैं, 100% ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं, और उनसे थोड़ा बहुत मैंने कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 10% मैं कोशिश करता हूँ कि जो जिस तरह के उनके कार्य करने की शैली है उसका 10% मैं कर सकूं, और जो आम जन में लोगों के प्रति उनकी धारणा है वही मैं अपने क्षेत्र में पैदा करना चाहता हूं, जिससे कि जो राजनीति का जो मकसद है, देखिए पॉलिटिक्स जो मैंने महसूस किया, पॉलिटिक्स एक सर्विस का माध्यम है, और इसको कुछ लोगों ने, मैं कह सकता हूँ कई बार इसको दूसरा माध्यम बना लिया है। तो मेरी कोशिश तो भी रहती है कि आप मतलब एक मैं कह सकता हूं कि यू आर द 24 आवर्स सर्वेंट ऑफ द पब्लिक, यू हैव टू सर्व, मेरा ये मानना। और इस लक्ष्य को लेकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानियां भी आती हैं। लेकिन आज की राजनीति में ये लक्ष्य सबका होता नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग ही कहेंगे कि इस लक्ष्य के साथ राजनीति में आते हैं। बिल्कुल सही है, और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक लोगों के सामने संकट आता है। पहले के लोग क्योंकि 7-7 बार 8-8 बार लोग जीत के आ रहे हैं लगातार, अब लोग उतना रिपीट नहीं हो पाते हैं, तो 30-40% लोग ही दोबारा जीत के आते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कारण है कि जनता सबसे बेस्ट जज है आपकी राजनीति को। हाँ, कुछ लोग ये कुछ कोशिश करते हैं, कुछ राजनीतिक दल भी कोशिश करते हैं, धुब्रीकरण करने की कोशिश करते हैं, कुछ भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली हो सकता है 5 साल 10 साल 15 साल सफल हो जाए इस तरह की राजनीति करके, लेकिन अल्टीमेटली राजनीति आपकी उद्देश्य परक राजनीति ही सफल होगी, ये मेरा मानना है। बीजेपी विपक्ष में, जो कि अगर प्रदेश की बात करें, बीजेपी के निशाने पर सुभाष गर्ग हमेशा रहते हैं, इसकी वजह क्या है? उसका एक कारण है, मैंने जो कार्य किया वो कैडर बेस निर्माण के लिए किया, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो, और हमारा चाहे शिक्षक संगठन हो, चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्कल हो, तो वो लोग जो कैडर बेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो पहले क्या था कि अगर 84, 85, 6 से पहले अगर राजनीति देखें, शिक्षक राजनीति, तो 2 ही ग्रुप हुआ करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के ग्रुप और या बीजेपी के ग्रुप। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाला वहां कोई नहीं हुआ करता।
तो मैं पहला व्यक्ति था जिन्होंने, जब मैं 85-86 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना, तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया और एक संगठन को करके। और जब बीजेपी का लोगों ने, जब मेरे को ध्यान है 93 में अधिवेशन भरतपुर में हुआ, चुनाव हो रहा था, ये लोग बाइकाट करके चले गए थे हार के डर की वजह से। तो 2 संगठन हो गए थे वहाँ, रुकटा राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय का मतलब आप समझ सकते हो कि राष्ट्रीय शब्द वही लगाते हैं, हम लोग तो राष्ट्रीय उनके उसमें देखा जाए तो उन्होंने करके एक रुकटा राष्ट्रीय बना लिया, हमारा रुकटा वही चल रहा है। तो उसकी वजह से निशाने पर रहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल कमिटमेंट, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का व्यक्ति होगा और जो काम करना चाहता है बदलाव के लिए, विकास के लिए, या कुछ भी काम करना चाहता है, तो उनके वो टॉप हिट लिस्ट में रहेगा। तो मैं समझता हूं कांग्रेस की, हालांकि मैं लोकदल का विधायक हूं इस वक्त, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी टॉप हिट लिस्ट में मैं ही रहता हूं। लेकिन इसकी एक और वजह भी ये भी कहा जाता है कि बसपा से जो 6 विधायक कांग्रेस में आए हैं, वो खास अगर आ सके वो या उनको लाया जा सका कांग्रेस में, तो वो सुभाष गर्ग की वजह से, ये भी एक वजह है कि बीजेपी हिट। मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। मेरा रोल इतना सा ही है कि वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनके व्यक्तिगत रूप से उनसे संबंध है मेरे कुछ लोगों से, उसी के आधार पर। बाकी ये काम तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और के विधायक भी कांग्रेस के साथ है, सरकार के साथ है, इसके भी क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको जाता है। देखिए, ये भी निशाने की वजह हो सकती है, अंतरात्मा होती है। कई बार बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, अभी एक न्यूज वायरल हुई थी और कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, नितिन गडकरी बोले थे, उन्होंने कहा था कि ये क्या है, अगर केंद्रीय कैबिनेट भी हम नहीं बोल सकते तो क्या मतलब है। तो होता क्या है कि ये जो चीजें होती हैं, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, चाहे वो बीजेपी के एमएलए हो, चाहे वो बसपा के हो, चाहे बीटीपी के हो, कई बार आदमी एक न्यूट्रल व्यू लेके चलता है, और जब उसकी आत्मा गवाही नहीं देती है कि यार ये गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें घुटन महसूस होती है। तो कई बार वो अंतर्मन से वो ऐसे लोगों का समर्थन करता है, चाहता भी है। और उसमें मैं समझता हूं जो हमारे 200 एमएलए हैं, उनमें से अधिकांश लोग दल से ऊपर भी उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके भी अशोक गहलोत का समर्थन करते, चाहते हैं कि ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड लीडर, जो हमेशा राज के व्यक्ति की। यानी इसमें आप अपना रोल कोई नहीं मानते, फिर बीटीपी का सरकार को समर्थन हो या बसपा से विधायकों का आना हो, कोई रोल नहीं है। मेरा इतना सा रोल है कि मैं विधायक हूं, वो मेरे मित्र हैं, इतना सा रोल है। चलिए सुभाष जी, चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे और भी सुभाष गर्ग जी को पहचानने की, जानने की कोशिश करेंगे शख्सियत में, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है शख्सियत में। डॉक्टर सुभाष गर्ग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। एक बात है जो चर्चाओं में रहती है, मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ, विस्तार हुआ, लेकिन उस दौरान भी कहा यह जा रहा था क्योंकि डॉक्टर सुभाष गर्ग को वित्त का जानकार है, वो वित्त का बहुत ज़्यादा उनको जानकार है, बहुत सारी चीज़ें उनको बेहतर पता है, फिर वित्त मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, ये एक चर्चाओं में था, इसलिए सवाल आपसे। देखिए, ये केवल मीडिया के जो हमारे फ्रेंड्स हैं जी, उनके द्वारा ये बातें चलाई दी जाती है। मैं कभी भी, जो ये पूरा जो अधिकार है, विशेष अधिकार है, वो मुख्यमंत्री जी का होता है, और वो अपने हिसाब से जो व्यक्ति जिस काम के लिए फिट है उसके हिसाब से वो जिम्मेदारी देते हैं, विभाग का बंटवारा करते हैं। और मेरे को जो जिम्मेदारी दे रखी है, मैं समझता हूँ तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है। पहले संस्कृत शिक्षा थी, तो मैंने ये कहा था सर, संस्कृत और स्कूल शिक्षा साथ में होनी चाहिए, एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। फिर मुझे आयुर्वेद का दिया गया, और आयुर्वेद आज निरोगी राजस्थान का जो संकल्प है माननीय गहलोत साहब का कि राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाना है, तो आयुष का बड़ा महत्व है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया आयुर्वेद, जिसको हम कैसे निरोगी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने में किस तरह से आयुष सिस्टम को हम डेवलप कर सकें। तो मैं समझता हूँ, और वित्त के तो वो खुद अब बहुत विशेषज्ञ हैं, मुख्यमंत्री जी खुद भी, और मैं समझता हूँ, मैं नहीं मानता किस चीज़ को, और मैं अपने आप को वित्त का विशेषज्ञ भी नहीं मानता। हालांकि मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट का टीचर रहा हूँ, अप्लाइड इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, लेकिन हाँ, जानकारी रखता हूँ। लेकिन राज्य का बजट बनाना, राज्य की वित्त की नीतियाँ बनाना, आर्थिक नीतियाँ बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, वो सामूहिक रूप से कैबिनेट का मंत्रिपरिषद सब डिस्कशन करते हैं, उसके आधार पर होता है, ये मेरा मानना है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं अगर उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा आपको मिलती है तो आपकी प्रतिभा ज़्यादा निखर कर आती, क्योंकि इसके बारे में आपको ज़्यादा है, तकनीकी शिक्षा भी है, लेकिन उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा को लेकर ज़्यादा उम्मीद लगाई गई थी आपसे। देखिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, मैं तो ये मानता हूँ, कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाए, मंत्रिपरिषद या कैबिनेट एक सामूहिक रूप से काम करती है, और विभाग के जो आला अधिकारी होते हैं वो पॉलिसी फ्रेमिंग का, और हम लोग पॉलिसी प्लानिंग का काम करते हैं। तो व्यक्ति के पास कोई भी विभाग हो, मैं किसी भी विभाग को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण नहीं मानता। विभागों को महत्वपूर्ण मानने का जो पैरामीटर्स है वो गलत है, मैं उनको पसंद ही नहीं करता।
कोई कहेगा पीडब्ल्यूडी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, कोई कहेगा यूडीएस बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। हर इंपॉर्टेंट मैं तो मेरे को जो आज जो दिया इन्होंने, जो जन अभियोग वाला डिपार्टमेंट दिया है, पब्लिक जो ग्रीवेंसेस वाला सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है किसी भी सरकार के लिए। और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं तो ये डिपार्टमेंट इतना मजबूत होना चाहिए, इतना सिस्टम सपोर्ट होना चाहिए कि आप हर व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को, राजनीतिक समस्याओं को और प्लस जो विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और इसका मैं धन्यवाद भी दिया है मैंने मुख्यमंत्री जी को, और मैंने जब मीटिंग्स होती है उसमें कहा भी है, और आपको देखा होगा बहुत वर्षों के बाद उस सुझाव के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने पहली बार मतलब काफ़ी वर्षों से डायरेक्टर पब्लिक ग्रीवेंसेस को नियुक्त किया है कल परसों की लिस्ट में, और जल्दी ही जिलों में असिस्टेंट डायरेक्टर्स की भी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, जिससे कि जो संपर्क पोर्टल आपने देखा होगा, संपर्क पोर्टल पर जो भी कोई आदमी या व्यक्ति अपने परिवार जारी करता है या लॉस कराता है या अपलोड करता है तो उनका तुरंत निपटारा होता है। और हमारी जो रेटिंग आ रही है ना 98-90% उन परिवारों का निस्तारण हो रहा है। तो वो जो डिपार्टमेंट है मैं इसको आयुर्वेद से भी और तकनीकी शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मानता हूँ, जबकि और लोगों की नज़रों में, जनता की नज़रों में, मीडिया की नज़रों में मेरा ये मानना है ये सबसे मैं सोचता हूँ बॉटम पर माना जाएगा कि पब्लिक किसी को कहा जाएगा कि केवल जन अभियोग मंत्रालय आपको दिया जाता है तो ऐसा लगेगा क्या है यार ये मंत्रालय। अच्छा, अभी की अगर हम बात कर लें, मौजूदा राजनीति जो हो रही है, सियासत हो रही है, एआरसीपी को लेकर राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है। एआरसीपी के मुद्दे को लेकर आप वहाँ के नेता हैं, वहाँ से आते हैं, कैसे इस मुद्दे को देखते हैं, आपको क्या लगता है? क्या एआरसीपी की आप बैकग्राउंड में जाइए, 2005 में एक बार इस पर काम शुरू हुआ था, डीपीआर भी बनी थी, और जब भी कोई इस तरह की डीपीआर बनाई जाती है तो उसमें मुझे मालूम है, मैंने अखबारों के माध्यम से भी पढ़ा है कि भारत सरकार ने उस पर सहमति दे दी थी। और कोई भी जब डीपीआर चाहे स्टेट गवर्नमेंट बनाए और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, जब आपसी सहमति हो जाती है तब डीपीआर का काम शुरू होता है। अब बजट में घोषणा करते हैं, कोई हजार, जैसे मैं भरतपुर का उदाहरण दूंगा, घने में पानी लाना था तो करीब 570 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, अब डीपीआर बन रही है। इसका मतलब सैद्धांतिक रूप से सरकार की सहमति है, ये काम हम करेंगे। तो जब वो सहमति थी और जब भाजपा की सरकार थी और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने इस योजना को बनवाया 2016-17 के दौरान, और उस योजना को बना करके जब चुनाव हो रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे अजमेर, भीलवाड़ा और वहाँ, और चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि इस परियोजना को हम राष्ट्रीय दर्जा दिलाएंगे, कोशिश सहमति देंगे, ये कहा था उन्होंने चुनावों के दौरान। और ये योजना 13 जिलों की योजना आप देखेंगे, जिसमें लगभग मैं कह सकता हूँ 3.5 करोड़ पॉपुलेशन आती है, लगभग 13 जिले जहाँ उद्योग, सिंचाई और पीने का पानी। और ये वो एरिया है जो सबसे पिछड़ा हुआ भी कहूँगा मैं, कोटा और कुछ जिलों को छोड़ दो, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बांरा, झालावाड़, ये ऐसा एरिया है, अलवर, दौसा, हालांकि उसमें जयपुर भी है, अजमेर भी है। तो अब जब आप देखिए ये परियोजना लगभग जो पहले बनाई गई थी वो लगभग ये कहते हैं कि 34-35 हज़ार करोड़ की योजना थी, जो अब बढ़ करके काफ़ी हो जाएगी। 25 सांसद हैं राजस्थान के, मैं तो आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, 25 सांसदों ने पिछले जब ये योजना बनी और आज तक कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की, नंबर 1, और कब हमारे यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, कितनी बार केवल एक पॉइंट को लेकर के कि ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है ये मेरे राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं राजस्थान का बिलोंग करता हूं, राजस्थान से मैं सांसद हूं, तो कम से कम एक उपहार राजस्थान को मेरे लिए दे दीजिए। अब वो बात करते हैं कि साहब 50-50% के शेयरिंग के आधार पर तैयार कीजिए। अरे राजस्थान रेगिस्तान प्रदेश है, पूरा पानी की अब महत्वपूर्ण समस्या है, और राजस्थान की इकोनॉमी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आप ही के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के, आप ही के पार्टी के माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी ना, नदियों को जोड़ने की योजना, उसी लाइन में काम चला था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को आगे बढ़ाया, बंद तो नहीं किया, और इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए आज तक जो आइडेंटिफाई भी कर दिया, बजट घोषणा कर दी। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अरे भाई, जो पानी बेकार समुद्र में चला जाता है, उस पानी में से अगर 75% शेयर राजस्थान को मिल जाता है, क्या दिक्कत है? एमपी में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। पिछली बार आया था कि साहब आपने उस वक्त क्यों नहीं उठाया? अरे भाई, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आपकी भाजपा सरकार ने ये योजना बनाई थी,
और मैं बताना चाहूंगा ये लाइफ लाइन है 13 जिलों की। और अगर आज कह रहे हैं कि हम इस पर काम करेंगे, इसको 50-50 तैयार कर दीजिए, आप जब दूसरे राज्यों की 16 परियोजनाएं चल रही हैं, राष्ट्रीय परियोजनाओं को दर्जा दे रखा है, क्या कारण है? इस प्रश्न का जवाब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 16 परियोजनाएं राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं देश में, एक परियोजना राजस्थान की नहीं है। 25 सांसद, केंद्रीय इसकी मंत्री, वजह क्या मानते हैं आप कि राजस्थान को क्या नजरअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल। आप बताइए, पिछला बजट उठा लीजिए, केंद्र का 22-23 का बजट उठा लीजिए, मुझे बता दीजिए क्या दिया राजस्थान को। जो बात करते हैं जल जीवन मिशन, ये तो पूरे देश का है और इसमें 50% शेयर, मान लीजिए 40 to 50% शेयर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का होता है और कुछ आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। उसमें आप क्या कर रहे हैं? जीएसटी का पैसा मिलता है, वो सभी राज्यों को मिलता है। स्पेसिफिक विशेष परियोजनाएं राजस्थान के लिए क्या दी? पिछले आप करीब करीब देखिए 20 जो परियोजनाएं हमारी ऐसी हैं वहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास है, और जो नेशनल हाईवे बन जाने चाहिए एक परियोजना नहीं बनाई है। क्या कारण है भाई? परवन योजना, दूसरी सिंचाई परियोजना है वो है, एक परियोजना बता दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मेरा ऑब्वियस रूप से पानी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए पानी महत्वपूर्ण है, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए और पीने के लिए। उसके क्षेत्र में बिल्कुल जीरो कंट्रीब्यूशन है। जो और राज्यों को कर रहे हैं वो राजस्थान को कर रहे हैं। चलिए, तो राज्य सरकार इसको लेकर लड़ाई लड़ेगी भी और उम्मीद हम कर सकते हैं केंद्र और सरकार 13 जिले विशेष रूप से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल, एक अहम बजट की भी बात आपने की, राज्य सरकार के बजट की बहुत तारीफ हुई इस बार जो बजट आया। दूसरे राज्य भी कई चीजें स्टडी कर रहे हैं कि उसे इंप्लीमेंट किया जा सके, लोग भी पहुंच रहे धन्यवाद देने के लिए मुख्यमंत्री को। लेकिन क्योंकि वित्त के जानकार भी हैं आप, समझना आपसे चाहेंगे कितना कठिन रहेगा मुख्यमंत्री के लिए इसे जमीनी स्तर पर लागू करना? आपको आश्चर्य होगा श्वेता जी, काम शुरू हो चुका है और घोषणाओं का क्रियान्वयन और फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकल चुकी हैं। मैं अपने ही क्षेत्र का उदाहरण लेना चाहूंगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय हमारे पीपला में खुला गया, रूरल एरियाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और इस वक्त उनका पूरा फोकस ये है। और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सैंक्शन निकल चुकी और नए सत्र से शुरू हो जाएगा, इसी जून जुलाई से शुरू हो जाएगा। पूरा फोकस 1 पॉइंट प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना करके सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि सारी की सारी, और पिछला भी आप रिकॉर्ड ले लीजिए ना, 21-22 की घोषणा ले लीजिए, 75%। यानी मुश्किल है लेकिन संभव है इसे करके। ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए और सरकार के लिए। असंभव को संभव बनाने का काम गहलोत साहब करते हैं। और आपने बता दूं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देश और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण योजना, 5 लाख देती है भारत सरकार का है बीमा, यहां 10 लाख कर दिया और उसमें 5 लाख दुर्घटना बीमा और जोड़ दिया। कितने रुपए में? जो पात्र नहीं है कोई भी व्यक्ति, आप भी जाके करा सकते हैं, पैसे वाले करा सकते हैं, 850 रुपए में, 850 रुपए में 10 लाख रुपए का बीमा प्लस 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे मेडिक्लेम है, मैं 34,000 रुपए देता हूं हर साल के, और कितना कवर है मेरा बीमा? केवल 7 लाख का। अब आप अंदाज लगाइए, तुलनात्मक रूप से स्टडी करिए कितनी महत्वपूर्ण योजना देश और दुनिया के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। और देखिए एक और सबसे बड़ी बात, इन्हीं की केंद्र की भाजपा सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी 2004 से, और माननीय मुख्यमंत्री ने कितना भी असंभव काम था, चुनौतीपूर्ण काम था, उसको खत्म किया। और ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो खैर बड़ी घोषणा थी और इसलिए इसकी चर्चा बड़ी भी, नहीं। लेकिन एक अहम सवाल और आखिरी सवाल ये रहेगा, तकनीकी शिक्षा को लेकर क्या उपलब्धियां आप मानते हैं अभी, और किस तरह की प्लानिंग है आगे के लिए कि इसे और ज्यादा बेहतर किया जा सके प्रदेश में? देखिए, तकनीकी शिक्षा में हमारा जो फोकस है, जो इंडस्ट्री और मार्केट की जो डिमांड है उसके अनुरूप सिलेबसेस बना करके, पाठ्यक्रम बना करके उनको लॉन्च किया जाए, लागू किया जाए। और इसमें हमारे सामने कई बार ये दिक्कत आती है, EICT के नॉर्म्स हैं। अब EICT जो कोर्सेज को रिकमेंड करती है, अप्रूव करती है, उन्हीं को हम लागू कर सकते हैं और उसके हिसाब से। लेकिन हमने इंडस्ट्रीज का इंटरेक्शन बढ़ाते हुए उनको हमने स्टैट्यूटरी बॉडीज में, जो यूनिवर्सिटीज की जो बॉडीज हैं उनमें शामिल करते हुए ये कोशिश की है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, डाटा साइंस पर, डाटा एनालिटिक्स पर, क्लाउडिंग पर, कोडिंग पर, ऐसे जो न्यू इमर्जिंग जो एरियाज हैं टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में, उनको हमने कोशिश किया। लेकिन राजस्थान के साथ दुर्भाग्य क्या है, राजस्थान इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। इससे लाइक माइनिंग का काम यहाँ होता है, ट्रेडिंग का काम यहाँ होता है, इंडस्ट्रियल सपोर्ट ना होने की वजह से। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी रिप्स पॉलिसी लेके आए 2019 की, उसको लागू किया। लेकिन ड्यू टू कोरोना की वजह से हुआ कि 2 साल हमारे बेकार चले गए, और इन्वेस्टमेंट समिट हम करना चाहते थे, उनके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जो एक इंडस्ट्रियल क्लाइमेटिक सपोर्ट होते हुए जब तक ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, भरतपुर, अलवर,
ये ऐसे सेंटर्स हैं, इनको जब तक हम अन्य राज्यों के जो सेंटर्स हैं, चाहे बेंगलोर कह लो, हैदराबाद कह लो, उसके मुताबिक जब तक खड़ा नहीं करेंगे, तब तक तकनीकी शिक्षा से निकलने वाले जो लोग हैं, जब तक उनका प्लेसमेंट 100% नहीं हो पाता, तो वो प्लेसमेंट बढ़ाने पर भी हमारा जोर है, न्यू कोर्सेज को लागू करने पर भी जोर है, और सबसे बड़ा फोकस हमारा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब तक न्यू स्टार्टअप ला करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करें। और इस पर मैं आप बताना चाहूँगा, डेयरी टेक्नोलॉजी राजस्थान के लिए सबसे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, और इसे राजस्थान में अब जो है पशु विज्ञान महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। हमारे भरतपुर में भी हमारे क्षेत्र को दिया है और तारानगर में भी दिया है। तो डेयरी टेक्नोलॉजी और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए डेयरी में अपार संभावना है, और राजस्थान मैं कह सकता हूँ देश का सबसे बड़ा प्रमुख उत्पादक राज्य बन सकता है। इस पर अगर हम जो है फोकस कर रहे हैं, और आने वाले समय में एग्रीकल्चर बजट इसीलिए दिया अलग से, आने वाले समय में इसके परिणाम दिखाई। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो कोशिशें आप कर रहे हैं वो रंग लाएं जल्द से जल्द, और जिस तरह से दूसरे स्टेट तकनीकी शिक्षा में बहुत आगे, राजस्थान भी उसी श्रेणी में बहुत जल्द पहुंचे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष गर्ग आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। और चलिए, इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।